तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग एक। भाग एक में हम देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा करेंगे। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग एक, तो उसमें स्पष्ट रूप से हमको 4 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत हमको संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में समस्त जानकारी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो आप जानते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। राज्य क्षेत्र, संघ का नाम, दरअसल आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतीय संघ का नाम क्या है, और भारतीय अनुच्छेद 1 ये बताता है संघ का नाम, जिसमें से हम देखते हैं हमारे भारतीय संघ के 2 नाम, पहला भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह। और इस संघ का नाम क्या है? इस संघ का नाम है भारत, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। तो संवैधानिक भाषा में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के 2 नाम स्पष्ट किए गए हैं, भारत और इंडिया। अब इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद 1 में एक बात और स्पष्ट कर दें कि हमारा भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा संघ कभी ना विघटित होने वाला संघ है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत ये बात स्पष्ट की गई है कि भारत की सरजमी से कोई भी राज्य अलग होकर एक नया देश नहीं बना सकता। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय राज्यों को विघटित करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वहीं पर हम अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ माना जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट होती है कि भारत के राज्य अलग थलग होकर किसी दूसरे देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब हम जब अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 2 में हमको स्पष्ट होता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अभिप्राय यह है कि भारत की सरजमी से यदि कोई विदेशी देश मिलना चाहता है तो ऐसी स्थिति पर उसका प्रवेश या उसकी स्थापना हम अनुच्छेद 2 से जोड़कर देखेंगे। और इसका हम एक जीवंत उदाहरण भी लेते हैं, सिक्किम को। आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना, और ये राज्य कब बना? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। हालांकि 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके इसे सह राज्य की श्रेणी पर जोड़ा गया। फिर इसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर जब भी बात होगी अनुच्छेद 2 में, तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की बात होगी। अब देखते हैं हम इसी क्रम पर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कई बातें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें से कहा गया है नए राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का पुनर्गठन एवं उनके क्षेत्रों
सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में ये बात स्पष्ट की गई है, नए राज्यों का पुनर्गठन एवं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। इसमें संसद विधि द्वारा, याद रखिएगा, संसद विधि द्वारा क्या 5 प्रकार या 5 बिंदुओं पर काम कर सकती है। जैसे भारतीय राज्यों को विभाजित करके एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है, तो यहां पर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण। वहीं पर बात करते हैं, किसी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो राज्य की सीमा या क्षेत्र को, राज्य के क्षेत्र को घटाना या फिर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या फिर इसी पर सीमा पर, राज्यों की सीमा पर भी परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन, और या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में 5 बातें निहित हैं। स्पष्ट किया गया है इसमें कि हम नए राज्य का यदि निर्माण कर रहे हैं तो वो हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखते हैं, तो नए राज्यों का निर्माण। वहीं पर किसी राज्य के सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो घटाना या बढ़ाना इसी पर निहित है। और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य की सीमा में हेरफेर किया जा सकता है, और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं, कुछ इसके बारे में हम बात करें, जैसे तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत। 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। तो इस तरह के नामों में परिवर्तन हम अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे और ऐसे ही परिवर्तन वाले नाम देखें हम, तो उड़ीसा कभी हुआ करता था, उड़ीसा का नाम चेंज करते हुए इसको 2011 में ओडिशा नाम दिया गया, ओडिशा नाम दिया गया 2011 में। इसी प्रकार मैसूर को 1973 में नाम दिया गया, कर्नाटक। इसी प्रकार आप जानते हैं मद्रास का नाम परिवर्तित किया गया, और 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा, तमिलनाडु पड़ा। तो इस तरह के परिवर्तन हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसी प्रकार आप जानते हैं उत्तरांचल का नाम 2006 में बदलकर उत्तराखंड रखा गया। तो ये सारे परिवर्तन हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किस बात की पुष्टि करता है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग होंगे। अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए परिवर्तन अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन कराएगी, क्योंकि इसमें भी राज्यों से संबंधित बातें की गई हैं। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3
में परिवर्तन होने का अभिप्राय यही है कि अनिवार्य रूप से अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन किया जाए। अब वहीं पर हम देखते हैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल से ही भारत में राज्य पुनर्गठन की मांग उठती रही, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो राज्यों के पुनर्गठन की जब हम बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन, तो उसमें स्पष्ट होता है कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ वैसे ही राज्य पुनर्गठन की मांग मुखर हो गई और इसी मुखर मांग ने सरकार को मजबूर कर दिया कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियों या आयोग का गठन किया जाए। तो आप जानते हैं कि धर आयोग का गठन किया गया, धर आयोग का गठन किया गया 1948 में, जून 1948 में, और एस के धर की अध्यक्षता में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए। तो यहां पर एस के धर की अध्यक्षता में जो सिफारिश की गई कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरह से धर आयोग ने भाषा के आधार पर उठने वाली मांग को नकार दिया और तभी सरकार ने जून के बाद दिसंबर 1948 में एक जेवीपी समिति का गठन किया। जेवीपी समिति का गठन किया। अब जेवीपी समिति में 3 बड़े दिग्गज नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक तो नहीं, लेकिन जन भावना का हम सम्मान करते हैं, और इस तरह से गोल गोल बातों को घुमाया। अर्थात इन्होंने भी राज्य पुनर्गठन की मांग को कहीं ना कहीं नकार दिया। इस तरह से जब जेवीपी समिति के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को नकार दिया गया, तभी जन आक्रोश फैला और दक्षिण भारत में एक बड़े नेता हुए जिनका नाम है पुट्टी श्री रामुलु। पुट्टी श्री रामुलु का 56 दिनों की भूख हड़ताल पर इंतकाल हो गया। अब ऐसी स्थिति पर जन आक्रोश फैला और जन आक्रोश जैसे ही फैला वैसे ही सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़े, लोगों की मांगों को पूरा करना पड़ा और भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 ईस्वी में मद्रास से पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, याद रखिएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो जनता को लगने लगा कि वास्तव में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसी मंशा पर अन्य राज्यों ने भी भाषाई आधार पर
राज्यों के पुनर्गठन की मांग को उठाया, तभी सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। 1953, याद रखिएगा, फजल अली आयोग। ये न्यायाधीश रहे फजल अली आयोग, इन्हीं की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार से ये सिफारिश की कि भारत में चली आ रही 4 आयामी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत 4 भागों में विभाजित था। स्वतंत्र भारत 4 भागों में, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। याद रखिए, इसमें से भाग ए में ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, वहीं पर भाग बी में देसी रियासतें थीं और भाग सी में चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और भाग डी में अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों को रखा गया था। तो फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारत से 4 आयामी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किए जाएं। था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की बात की। तभी सरकार ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। फजल अली आयोग की सिफारिश को कुछ हद तक मानते हुए सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पारित किया और इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान का भाग 7 निश्चित कर दिया गया, अर्थात भारत की 4 आयामी व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और इस अधिनियम के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। अब होता क्या है कि जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ तो इसमें बहुत सारी बात की गई थी। प्रशासनिक सुदृढ़ता को मजबूत किया गया। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्चतम न्यायालय हो सकता है। इस प्रकार से प्रशासनिक सुविधा पर यहां पर काम किया गया। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बल पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों का पुनर्गठन का इतिहास हम थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से कौन सा राज्य कब गठित हुआ। तो इसके बारे में हम एक भारतीय मैप बनाएंगे और इस मैप के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर करा देंगे। और यहां से अक्सर किसी ना किसी परीक्षा पर
कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। कभी कभी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम ये थोड़ा कवर करेंगे। तो ये भारतीय मैप है। अब इसमें देखेंगे कि ये पूरा मुंबई प्रांत हुआ करता था। तभी हुआ क्या कि 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में मुंबई प्रांत को पृथक करके गुजरात राज्य बनाया गया और मुंबई का नाम इसमें चेंज किया गया। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र नाम दिया गया। तो 1960 में बंबई से या मुंबई से पृथक होकर गुजरात का निर्माण किया गया या पुनर्गठित किया गया। इस तरह से ये भारत का 15वां राज्य बना। अब यहीं पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें हम कहते हैं दादर नगर हवेली। 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब इसी का नाम आप जानते हैं कि सन 2020 में इसमें दमन द्वीप मिलाकर इसे एक पहचान दे दी गई संयुक्त रूप से दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। अब हम देखते हैं कि 1966 ईस्वी में ये 3 बड़े राज्यों का निर्माण हुआ जिसमें 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 प्रांत बनाए गए या 3 क्षेत्र बनाए गए 1966 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में यहां पर हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं पर यहां पर बात करें 1972 में 7 सिस्टर पर 3 राज्य बनाए गए जिसमें से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य 1972 में बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया 1987 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना और मिजोरम भी एक राज्य बनाया गया 1987 ईस्वी में। इसके बाद आप जानते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश से पृथक करके सन 2000 में उत्तराखंड बनाया गया। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से पृथक करके उत्तराखंड एक राज्य बना। यहीं पर मध्य प्रदेश से पृथक किया गया एक राज्य और यहां पर छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ। यहां पर बिहार है, बिहार से भी एक राज्य का पृथक्करण किया गया 15 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड। तो इस तरह से ये राज्य बनाए गए और यहां पर आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 5 अगस्त
सन 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस तरह से भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आज हम भारत के अंतर्गत देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कभी केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया तो कभी राज्यों का निर्माण किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राज्यों का पुनर्गठन संविधान संशोधन माना जाएगा? जी नहीं। अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग किया गया संविधान संशोधन इसके अंतर्गत मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसका संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होता, बल्कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होता है, वो भी साधारण संशोधन के माध्यम से। तो साधारण संशोधन प्रक्रिया कैसे चलती है? माना कि किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, तो ऐसी स्थिति पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य की अनुमति लेने के लिए वहां की विधानमंडल पर प्रस्ताव भेजेगा, और इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो ठीक बात है, और नहीं भी मिलती है तो भी ठीक बात है, क्योंकि राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति या अस्वीकृति कोई मायने नहीं रखती। फिर इसके बाद होता क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इस प्रस्ताव को संसद में रख दिया जाता है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस प्रस्ताव को, विधेयक को पारित कर देती हैं। तो राज्य पुनर्गठन जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है, अर्थात राज्य पुनर्गठन, नए राज्य का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज चर्चा की द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारतीय संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, और उसमें हमने सारे तथ्यों को स्पष्ट किया। कौन सा राज्य कब बना इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।